राकेश गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश गुप्ता साहब अधिवक्ता हैं। राकेश जी, पहले मैं एक बैकग्राउंड बता दूं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला जाता है, जिसकी लखनऊ बेंच ने आज ये फैसला दिया, वहां पे एक जज साहब हुए थे, एस एन शुक्ला साहब। एस एन शुक्ला साहब को ये माना गया कि वो कुछ इस तरह की हेराफेरी में लिप्त हैं। उनको इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब ने कहा कि इनसे कहिए कि इस्तीफा दें, क्योंकि जज को इम्पीचमेंट की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और उन्होंने वो फाइल बढ़ा दी थी उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट के पास। एस एन शुक्ला साहब को जब यहां पे सारा काम ले लिया गया उनसे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से, राकेश गुप्ता साहब इसकी तायीद करेंगे जब मैं आऊंगा, उनसे पूरा काम ले लिया गया, उनको कोई काम नहीं। वो सुबह आते थे, अपने चेंबर में बैठते थे, जीरो फाइल देखी। दीपक मिश्रा साहब रिटायर हो गए, रंजन गोगोई साहब आए, उन्होंने फिर लिखा कि साहब इनको हटाइए, ये भाई साहब क्यों यहां बैठे हैं। वो नहीं हटाए गए। कारण सिर्फ ये था कि जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो एस एन शुक्ला साहब यहीं लखनऊ के पास रहते हैं, उनके घर पे उनका आना जाना था, वो उस फाइल को दबा के बैठे रहे। और एस एन शुक्ला साहब इसके बाद 2, 2.5, 3 साल उन्होंने निकाले, एक भी फाइल नहीं देखी, एक भी फाइल, एक भी केस उनके पास नहीं आया। आज वो रिटायर्ड जज के सारे प्रिविलेजेस ले रहे हैं, सारी पेंशन मिल रही है, और वो 2.5-3 साल उन्होंने बिना कुछ देखे जो भी प्रिविलेजेस और पेंशन और तनख्वाह होती है वो इस देश की, उससे ली है। तो न्याय व्यवस्था की तो ये हालत है। मैं राकेश साहब आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं, जो आज जजमेंट आया है उसमें इतनी देर क्यों लगी? और अगर डिसमिस ही करना था तो मुझे लगा कि कोई बहुत लंबा जजमेंट लिखाना होगा, 2-4 हजार पेज का होगा, बहुत से चीजों को कोट करना होगा, जनरली टाइम लग जाता है, इसमें तो कई साल लग गए। आप लोगों को उम्मीद थी, या मतलब जनरल तो लोगों को सबको उम्मीद थी, मेरे ऑफिस में सब लोग कह रहे थे कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि अब जब ये आ रहा है तो ये छूटेंगे ही छूटेंगे। लेकिन अभी तो सरकार के पास एक मौका है, चाहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है। जनाब, मैं थोड़ा इसके कानूनी पक्ष को समझना चाहता हूं। ये आज जजमेंट आया, इसके सही समय आया, लेट आया, अब आगे क्या हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। राकेश जी। जी देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर केस को बहुत ज्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाया हूं। थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे मीडिया या दूसरे तौर तरीकों से मिली है, उसके आधार पे मैं अपनी बात कहूंगा। एक सामान्य तौर पे भी अपनी बात कहना चाहूंगा। आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इतना देर क्यों हुआ है। मेरे ख्याल से ये 2000 का मैटर है ना, जी और जी 2004 की अपील है शायद। जी 2004 की अपील है। तो 2004 की अपील जिसमें अभियुक्त जो है जेल में नहीं हो, तो ये कोई देर से नहीं माना जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो पेंडेंसी है 8 लाख से हमारी पेंडेंसी, ओपनिंग पेंडेंसी है। जब नया सेशन कोई शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, तो मिनिमम 8 लाख की इलाहाबाद हाईकोर्ट की, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों मिला के ये पेंडेंसी होती है। तो अगर 2004 की अपील जिसमें अभियुक्त जेल के भीतर न हो, और वो अगर डिसाइड हो गई है 2023 में, तो इसको हम बहुत लंबा टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिसाब से नहीं मानेंगे। वे भी मामले अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं जिसमें कि 10 साल से 12 साल से लोग जेल में बंद हैं, इसलिए इसको लंबा हम नहीं मानते इलाहाबाद हाईकोर्ट की पेंडेंसी को देखते हुए। दूसरी चीज, जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है उसके कई हिस्से हैं, उसको हमको समझना चाहिए। जज उसका एक हिस्सा है, वकील उसका एक हिस्सा है। वकील में बचाव पक्ष का वकील, प्रोसिक्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से चीज शुरू होती है एफआईआर। एफआईआर में जो लिखा गया, एफआईआर में क्या वही लिखा गया जो लिखवाया गया, यहीं से बात शुरू होती है। उसके बाद क्या हमारे पास कोई स्वतंत्र और ऐसी जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसके ऊपर कोई दबाव ना हो। अभी पिछले दिनों भी अभी किसी ने मुझसे इस पे बात की थी, तो मुझे यही बात समझ में आती है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनमें से कोई भी जांच एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। और जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सीबीआई जैसी या एनआईए जैसी, उनका जिस तरीके से सेलेक्टिव रुख रहा है, तो उनकी जो अथॉरिटी है अपना काम कर पाने की, वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। तो
अगर यूपी पुलिस की, जहां तक मुझे पता है, इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी। बीच में सीबीसीआईडी को मामला गया था, जिससे कि फिर वापस लेके और एक जांच वो किया गया। राकेश जी, राकेश जी, जी 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 राकेश जी, मैं, जी मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं और मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। जी केस इतना लेट नहीं चला, केस का जजमेंट रिजर्व हो गया था 5 साल पहले, पांच जी साल से जजमेंट रिजर्व था। बात इसकी है, देखिए ये लोअर कोर्ट का ये बहुत कॉमन टैक्टिस है कि जज साहब जजमेंट रिजर्व कर देते हैं, फिर दोनों पार्टी को बुला के पूछते रहते हैं किधर से कितना मिलेगा और उसी हिसाब से फैसला करते हैं। ये सबको पता है लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट में जजमेंट रिजर्व हो चुका है, जजमेंट आने में 5 साल लगा है, केस नहीं चल रहा था, 5 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जजमेंट रिजर्व था। मैं इस पे आपका जरा वो जानना चाह रहा था, रिएक्शन। उस पे भी आते हैं, लेकिन उसके पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। सिर्फ न्यायपालिका में बैठे हुए जो जज हैं, उन्हीं के ऊपर अंगुली उठाने से पहले हम उस पे भी आएंगे। हमें ये जानना चाहिए कि न्यायपालिका के समक्ष, किसी जज के समक्ष केस क्या प्रस्तुत किया गया, प्रोसिक्यूशन कैसे ले जा रहा है, कौन से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, वो जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उन एविडेंसेस का में वेट कितना है, कितना भार है उसमें, या कितना उनको हल्का किया गया है। ये सारे काम जांच एजेंसियों के होते हैं। जो उसमें सैंपल्स लिए गए हैं उनको कितना सुरक्षित रखा गया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला अगर गया है तो क्या वो प्रॉपर उसकी जांच हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये ढेर सारे टेक्निकल सवाल हैं। तो ज्यादातर जो क्रिमिनल जस्टिस का जो सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो जांच एजेंसियों का होता है उसका होता है, जो कि पुलिस के पास है। और पुलिस कितने दबावों में और कितने स्वतंत्र होकर काम करती है, या कितना स्वतंत्र होने और रहने की उनकी ट्रेनिंग है, ये हम सभी जानते हैं। अब बाद में आता है न्यायपालिका के पास। जहां तक सवाल है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, लोअर कोर्ट ना कहा जाए, सबऑर्डिनेट कोर्ट एक प्रॉपर लैंग्वेज है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास 2 साल या 4 साल किसी भी मामले को सुरक्षित रखने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही 15 दिन उनका जजमेंट सुरक्षित रहेगा, फिर से उनको हियरिंग करनी पड़ेगी। जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है। वो कितने दिन तक उसको सुरक्षित रखेंगे, कितनी बार सुरक्षित रखेंगे, कोई निर्बंधन नहीं है। और ये बहुत ही इसमें दोनों ही पक्ष हो सकते हैं कि कई बार जज को ये लग रहा हो कि भाई ये मामला तो सजा देने का है, लेकिन एविडेंस नहीं है, एविडेंस हम कहां से देखें। ये भी एक पक्ष हो सकता है। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि हम इसमें छोड़ दे रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन क्या बनेगी। जज भी एक इंसान होता है, लेकिन हमें मूलतः, अगर हम इस तरह के तमाम सारे, अभी कुछ दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले पे हमसे किसी ने बात की, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, पूरा हल्ला मचा हुआ है। उसमें जो भी सेक्शन लगे हुए हैं उस सेक्शन में पुलिस गिरफ्तार कभी नहीं करेगी उनको। तो सवाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है और प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से किसी मामले को प्रस्तुत कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम के भीतर। दूसरी बात, मुझे न्यायपालिका के बारे में एक चीज जरूर कहना है। आमतौर पे जो डे लाइट मर्डर हो, चक्षुदर्शी हो, इसमें चक्षुदर्शी है, आंखों देखा कि आई विटनेस है, नामजद अभियुक्त है, उसमें कैसे किसी को अरेस्ट स्टे मिल सकता है, ये घोर आश्चर्य की बात है। कोई जाके देख ले इसी हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में या इलाहाबाद बेंच में, कि क्या किसी मर्डर के मामले में, 302 के मामले में, जिसमें आई विटनेस हो, नेम्ड एफआईआर हो, उसमें क्या किसी को जो है अरेस्ट स्टे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस अरेस्ट स्टे के सवाल पे बहुत बड़ा अरेस्ट स्टे के निर्णय पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरी चीज, अरेस्ट स्टे खत्म होने के बाद भी पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? एक और चीज कि न्याय हो, इसके लिए एक परिवेश की, निर्भय परिवेश की जरूरत होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इस देश का गृह मंत्री हो, उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय कितना निर्भय हो सकेगी? यह जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता, जिसके पास पावर है भाई, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास सेना है, जिसको वो एंजॉय कर रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है? हमारी केंद्र सरकार के द्वारा क्या मैसेज दिया जा रहा है? एक मैसेज दिए जाने का भी सवाल होता है। सोसाइटी के भीतर भी मैसेज दिया जाता है। और
ये मैसेज सबको आता है बराबर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे ऐसा इसमें लगता है जब भी जो एक्विटल हुआ है ट्रायल कोर्ट से, कहीं ना कहीं एविडेंस में लोचा है। हाई कोर्ट ने भी नहीं पाया कुछ सजा करने लायक, तो एविडेंस में लोचा है। यानी कि जानबूझकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने वह साक्ष्य ही नहीं जुटाए होंगे, और उन साक्ष्य की जो कैपेसिटी होगी, उन साक्ष्य का जो जो वजन होगा, वो इतना कम होगा कि वैसे ही उड़ गया होगा। तो हमें जब भी क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम पे बात करनी हो, तो हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कार्य प्रणाली पे जरूर ही बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन राकेश जी, आप हो सकता है कि भाई आपका कोर्ट प्रणाली वो हो, लेकिन ये बात पचने वाली नहीं है कि 5 साल जजमेंट को रिजर्व रखा जाए और उसको ये जस्टिफाई किया जाए कि उनके मन में ऊहापोह चल रही थी। हम तो ये जानते हैं कि न्याय की जो वो होती हैं, उनकी आंख पे पट्टी बंधी रहती है और उनका ये सब नहीं, वो तो जो उनके सामने एविडेंस होता है उसी की बेसिस पे वो जजमेंट देते हैं। खैर, हाँ ब्रिजेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ब्रिजेश जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। इस मामले में न्याय को रिजर्व करने का काम केवल एक जज या 2 जजों की केवल एक बेंच ने नहीं किया। बेंच बदलती रही, पहले एक बेंच ने किया, फिर दूसरी बेंच ने किया, फिर अब तीसरी बेंच ने करके फिर अब जाके फैसला दिया। मतलब 6 जज इसमें शामिल हुए आगे पीछे, डबल बेंच। नहीं ब्रिजेश जी, ये जो राकेश जी कह रहे हैं और हम सब लोग इसको मान रहे हैं, उसी पे चर्चा हो रही है। ये भी देश के लिए खराब नियति की बात है कि अगर जज जैसे लोग भी सर्वोच्च सत्ता के सामने, हम लोगों को लगता है जज साहब तो जज साहब है भाई, माय लॉर्ड है, और माय लॉर्ड अगर सर्वोच्च सत्ता के सामने, क्योंकि दिक्कत क्या है, वो डरने से ज्यादा ये जो पोस्ट रिटायरमेंट होता है ना, कि इसके बाद मुझे कुछ मिल जाए, मैं कहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन का बन जाऊं, कुछ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बन जाऊं, आजकल कहीं पार्किंग लॉट जो है, बढ़िया पार्किंग, मेरी पोस्ट रिटायरमेंट एक अच्छी पार्किंग की जगह मुझे मिल जाए जहां पे मैं सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करूं हाई कोर्ट जज की, और उसके बाद काम कुछ करना ना हो, करूं करूं ना करूं ना करूं। आप जाके किसी भी, मेरा दावा है, आप किसी भी कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट के अलावा ये जितने ये सब ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, देख लीजिए जज लोग कितने देर काम करते हैं। आप उसमें चले जाइए, आरटीआई वाले उसमें 9 बजे, मतलब एक तो आएंगे नहीं, क्या टाइम है ये किसी का फिक्स नहीं है। 8 अदालतें हैं, कोई साहब 10 बजे बैठेंगे, कोई 1 बजे बैठेंगे, कोई 12 बजे बैठेंगे, कोई आधा घंटा बैठेंगे, कोई 15 मिनट बैठेंगे, कोई नहीं बैठेंगे, कोई कुर्ता पहन के बैठेंगे, कोई पजामा पहन के बैठेंगे, कोई सिस्टम नहीं है। मेरा वो है, मेरे पिताजी ने इसको कर रखा है, मैं कुर्ता पहन के आऊंगा, मैं शेरवानी पहन के आऊंगा, मैं आधा, मतलब अजीब अजीब तरह के लोग आते हैं भाई, और सारी और अंदर चले जाइए चेंबर में तो पूरे टाइम ये बात करते रहते हैं कि कहां इस मेरे भाई का ये काम कर दो, मेरे उनका ये काम कर दो। थोड़ा और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। देखिए, एक ट्रेंड देखिए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 100 से ज्यादा जजेस हैं। आप एक ट्रेंड देखिए कि जो जजेस आ रहे हैं, 2 सोर्स होता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सुप्रीम हाई कोर्ट के भीतर। एक तो हमारी बार से, यानी वकीलों के भीतर से 60% हाई कोर्ट के जजेस आते हैं, और 40% लिया जाता है अमंग डिस्ट्रिक्ट जजेस। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोलिजियम ने एक साथ 43 जिला जजों का जजमेंट मांगा। इतने लोग कभी एक साथ एलिवेट नहीं होंगे, जिसमें से एक वह उस व्यक्ति का भी मांगा गया, जहां पे आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, लखनऊ के जिला जज का भी मांगा गया था, जिनका जून में रिटायरमेंट है, जिनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एडवर्स कमेंट किया है, और उनके लिए ये कह दिया कि उनके पास न्यायिक विवेक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन हाई कोर्ट की कोलिजियम में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं 2 महीने बाद रिटायर होने वाले व्यक्ति को कंसीडर कर रहे थे कि वो हाई कोर्ट में एलिवेट करे, वो जूनियर मोस्ट होता। तो यानी कि अगर उनको एलिवेट करना होता तो कितने लोगों को बाईपास करते, ये एक चीज देख लीजिए। दूसरी चीज, हमारे बाहर से जो वकील जज बनते हैं, उनका सबसे बड़ा सोर्स होता है सरकारी वकीलों में से। क्या सरकारी वकीलों की नियुक्ति या चयन की कोई पारदर्शी प्रणाली है? कोई जानता है? सबसे बड़ा सोर्स है। आप देख लीजिए किसी भी हाई कोर्ट जज का जिनका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बार हो, वो कहीं ना कहीं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल होंगे, ट्रेडिशनल एडवोकेट जनरल रहे होंगे, तो इस निगम उस कारपोरेशन के वकील होंगे, यूनिवर्सिटी के वकील होंगे।
ये यूनिवर्सिटीज, ये निगम, कारपोरेशन, ऑटोनॉमस बॉडीज जो सरकार की हैं, सीधे सरकार, इसमें कैसे नियुक्तियां होती हैं, इसको कहने में एक रत्ती का मुझे संकोच नहीं है। जो लोग अपने राजनीतिक प्रभुओं के चरण चाटक होते हैं, सिर्फ उनकी नियुक्ति सरकारी वकीलों के तौर पे होती है। योग्यता अयोग्यता का कोई मापदंड नहीं होता है। जिनके ऊपर राजनीतिक कृपा है उनकी होती है और उन्हीं में से ले लिया जाता है। तो आप ये बात बताइए कि जिसके पैदाइश का स्रोत ही, जिसका उत्स ही किसी न किसी का चरण चातक होना है, तो अचानक से हाईकोर्ट जज की कुर्सी पे बैठते ही कोई परम पवित्र हो जाएगा, कोई परम स्वतंत्र हो जाएगा, वो अपनी पूरी ट्रेनिंग को विसिएट कर देगा क्या? हमारी समस्या क्या है कि हम लोग पवित्र अपवित्र इस भाषा में समझते हैं। हमारे देश में 3 बड़ी पवित्र चीजें मानी जाती हैं। एक पवित्र गंगा है, दूसरी पवित्र गाय है और तीसरी पवित्र न्यायपालिका है। और सब पवित्रता में एक दूसरे से होड़ मचाए हुए हैं। अब पता कर लीजिए कौन कितना पवित्र है।